Hello students, now today we discuss the chapter pair of linear equation in two variable, है ना। आज हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे कि इसमें आखिर किस तरह के सवाल बनते हैं और किस तरीके का इस चैप्टर को अप्रोच में लिया जाए ताकि इससे हम क्वेश्चन करना शुरू कर लें। ठीक है, क्वेश्चन ये है, इसमें मेनली तुमको ये जानना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल में होता क्या क्या है वो पहले मेनली जानना है। आज केवल हम इसका डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है फिर हम आगे इसका क्वेश्चन करेंगे। और हम बार बार बोल रहे हैं कि ये भी जो भी डिस्कशन है चाहे जो भी है वो टोटली हम लोग टू द पैटर्न ऑफ CBSE कर रहे हैं। ये भी हम सब बता दिए थे पहले, CBSE के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छा पहले समझ लो क्या क्या होता क्या है। पेयर का मतलब क्या होता है भैया? जोड़ा, है ना। अगर थोड़ा हिंदी में हम बात करें तो इसका मतलब होता है जोड़ा। कोई भी चीज़ अकेले नहीं आएगा, वो जोड़े के साथ आएगा। ठीक है, लीनियर किसको बोलते हैं तो इसका भी जान लो, जिसका डिग्री 1 होता है ना। जिसका डिग्री क्या होता है? 1 होता है। या अभी तुम सिंपल ये कह दो कि जिसका पावर अभी हमको 1 दिखेगा, है ना। अभी बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड पावर। और वेरिएबल, टू वेरिएबल, यहाँ देखिए टू वेरिएबल, इस टू वेरिएबल का मतलब सर दो वेरिएबल दिखेगा। वेरिएबल का मतलब वैसा वैल्यू जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है, जैसे x है, y है, z है ना। मतलब दो वैल्यू चेंज वाला कोई चीज़ दिखेगा जो वैल्यू चेंज होगा। ठीक है भाई, इसका मतलब है कि अब अगर इसको हम समराइज कर दें तो समराइज करने से एक चीज़ हमको दिखने के लिए यहाँ मिल रहा है कि वैसा जोड़ा जिसका पावर 1 होगा और वो दो वेरिएबल के साथ आएगा। कंफर्म? वैसा जोड़ा जो जिसका पावर 1 हो या डिग्री 1 हो, ठीक है, और वो हमेशा दो जोड़े के साथ आएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं, इस ऐसे चैप्टर को हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अभी एक बात हमने कहा, यहाँ दो बात कहा, ये डिग्री एंड पावर क्या होता है। तो देखिए डिफरेंस अभी हम बता रहे हैं क्या होता है पावर एंड डिग्री। पहले हम पावर को समझें कि पावर क्या होता है। ठीक है, चलिए बताते हैं भाई पावर क्या होता है। देखो सपोज करो कि कोई तुम एक x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसे हमने कोई एक है ना एक टर्म्स लिखा है। ठीक है, इक्वेशन का भी पावर निकालते हैं, किसी टर्म्स का भी निकालते हैं। तो चलो हम मान लेते हैं कि इसका एक हम चाहते हैं कि इसका पावर बात करें। ठीक है, तो देखो पावर क्या होता है ना, हर एक टर्म का सेपरेट सेपरेट पावर होगा। जैसे देखो इसका पावर क्या है, तो जो वेरिएबल है, याद रखना पावर हो चाहे डिग्री हो, ये दोनों में हमेशा वेरिएबल के साथ जो आता है उसी को हम लोग बोलते हैं। याद रखिएगा, वेरिएबल का ही हम पावर और डिग्री देते हैं, कॉन्स्टेंट का नहीं। तो देखो ये वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, कोई भी अल्फ़ाबेट आता है वो सारे वेरिएबल में कंसीडर किया जाता है। एक्स का पावर 4 है, इसका मतलब इसका जो पावर, इसका पावर 4 कितना है? 4 है। इसका पावर कितना है दोस्त? 2 है। इसका पावर कितना है? 1। इसका कुछ है ही नहीं। ठीक, ये हो गया पावर। लेकिन अगर यही टर्म्स का, ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर यही टर्म्स का हम चाहते हैं कि डिग्री बताइए, बोलो कौन सा टर्म्स है? इसी का टर्म्स का बताइए ना आप। 3x प्लस a प्लस 2x प्लस 1, मान लो ऐसा हमने लिखा है कुछ है, तो वह इसी का आप अगर दिए डिग्री बताना, तो देखो डिग्री में क्या होता है, उस टर्म्स में देखना है जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा। तो टर्म्स में सबसे हाईएस्ट पावर किसका है? देखिए यहाँ सर कितना है? 2 है। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो इसमें जो हाईएस्ट, याद रखना है, जो हाईएस्ट पावर होगा, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट पावर, ये जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है? 4 है। तो यही इसका क्या हो जाएगा बॉस? डिग्री। याद रखना है, ये अच्छी सी बात है, बहुत अच्छा बात है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है CBSE में, MCQ क्वेश्चन में दे देगा, 2-3 देगा, इसमें से पूछेगा इन विच टर्म्स ना फाइंड द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस वन, दिस टर्म्स या फिर दिस इक्वेशन या कुछ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि सर डिग्री और पावर क्या है। कंफर्म? एक बार फिर से देखिए, पावर हर एक इंडिविजुअल टर्म्स का होगा, हर एक इंडिविजुअल वेरिएबल का होगा। ठीक, लेकिन डिग्री जो होता है
वो किसी एक टर्म्स में जिसका हाईएस्ट पावर होगा उसी उसको डिग्री कहते हैं। कंफर्म रहेंगे आप? कंफर्म रहेंगे। अच्छा, आप ऐसे भी यहाँ y दिख जाए, x दिख जाए, कुछ दिख जाए, वो सबका टर्म्स का अलग अलग, हम x का लिखे तो x का है, वैसे कोई दिक्कत हड़वाने की नहीं कि y का भी नहीं होगा, सब बिल्कुल होगा, सबका होगा, जितना टर्म्स रहेगा उसका सबका पावर होता है, लेकिन डिग्री किसी एक का होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ तक तो हुआ बात कंफर्म। अब हम आगे बढ़ते ये पावर एंड डिग्री में सेपरेशन हुआ। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा बाबू, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि हाईएस्ट डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर उसका बताना है किसी भी टर्म्स का। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा मिटाना चाहेंगे। हम डिग्री एंड पावर में डिफरेंस हो गया। अब मतलब अब हम इसका बात करें, मतलब समझ में ये आ गया कि सिर्फ वैसा इक्वेशन, वैसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको दिखेगा जो क्या होगा, दो वेरिएबल के साथ साथ आपका है ना डिग्री 1 दिखेगा, मतलब हाईएस्ट पावर 1 दिखेगा। तो वैसे टर्म्स को हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो चलो मान लेते हैं, लेट हम मान लेते हैं। लेट क्या मानते हैं कि सर कोई एक, जैसे हम लोग सिंपल कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन में जनरली हम लाइंस के बारे में जनरली पढ़ते हैं, क्योंकि लीनियर का पावर 1 होता है, तो वह पावर 1 वाला लाइन का रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना है। तो हम मान लेते हैं कि कोई एक लाइन है, ठीक है, कोई एक लाइन क्या है, एक लाइन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाबू a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0। ऐसा हमने माना है कि कोई एक लाइन का इक्वेशन है जो एक लाइन बना रहा होगा। ठीक, अब देखिए सर ऐसा था, कितना दिखेगा, पेयर मतलब 2 ठो दिखेगा, ये तो एक दिख गया। अच्छा देखिए सर, ये अभी आ गया, ये लाइन 1 हम बोल रहे हैं। अगर हम लाइन 2 की बात करें तो लाइन 2 आएगा बाबू a2x प्लस b2y, अच्छा c1 यहाँ छूट गया, यहाँ c2 बराबर 0। ठीक है, बोला सर इसमें है क्या क्या, कौन कौन सा चीज़, तो अभी थोड़ा सा बात करते हैं। इसमें से देखो हम यहाँ लिख रहे हैं a1 b1 c1, यहाँ आ रहा है बाबू a2 b2 एंड c2। ये सारा का सारा जो है ना, ये सारा का सारा कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा, सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट है। बाकी अगर उसके बाद क्या है, उसके बाद जो x एंड y जो है ये आपका वेरिएबल है। x एंड y क्या है, वेरिएबल है। बाद बाकी a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बोले सर आगे बढ़ने से क्या है, अभी देखो इसमें थोड़ा एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ये माना है सर लाइन 1 a1x प्लस b1y प्लस c1, एंड लाइन 2 जो एक और लाइन है जो a2x है प्लस b2y प्लस c2 है। क्या ये जो दोनों इक्वेशन हमने लिखा है, क्या ऊपर वाले के हिसाब से खरा उतर रहा है, ये देखना क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसके जैसा है, देखते हैं सर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहले देखना है लीनियर का पावर डिग्री 1 है, वेरिएबल का डिग्री 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, बोला हाँ सर है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बोला है कोई दिक्कत नहीं। इन 2 वेरिएबल, देखो एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल, दो वेरिएबल है बाबू, देखो 2 वेरिएबल, मतलब इसके जैसा ये दिख रहा है। बोला अब क्या करें सर, दिख रहा है तो देखिए एक बात समझिए आप, है ना, जनरली इसमें हम पढ़ेंगे इसे कुछ कंडीशन क्या क्या होगा हम बता देते हैं कि सर अगर ये दोनों लाइन आपस में, ये अगर 2 लाइन है, जैसे लाइन कहने का मतलब हम ये कह रहे हैं कि सपोज कर लेना है, आप क्वाड्रेंट्स के बारे में जाना, पहले क्वाड्रेंट्स के बारे में आप समझिए, तब आपको अच्छा समझ में। सर क्वाड्रेंट्स होता क्या है, मतलब सर कुछ नहीं होता है, क्वाड्रेंट्स का मतलब बस इतना होता है कि कोई एक 2D मतलब 2 डायमेंशनल है ना, कोई भी 2 डायमेंशनल सरफेस पे है ना, जो x एंड y प्लेन को, x एंड y मतलब x एंड y एक्सिस को, सिंपल सी बात, x एंड y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता हो, क्या करेगा, रिप्रेजेंट करता हो, है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स में क्या 4 भाग होता है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है बाबू तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा ये एक्स है तो ये एक्स डैश बोले तो डैश का मतलब माइनस, है ना, ये होता है वाई डैश नीचे वाला, और ये आपका है ऑरिजिन,
याद रखिएगा, है ना। और ये जनरली ज़्यादा हम इसका क्वाड्रेंट्स का यूज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे एक्स का वैल्यू इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, वाई का वैल्यू इधर ऊपर वाला पॉजिटिव, वाई का वैल्यू इधर नेगेटिव। लेकिन अभी बस सिंपल एक कोऑर्डिनेट की हम बात कर रहे हैं, हम एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि 2 लाइन वहाँ पे है। कन्फर्म? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़िए सर, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर बस हम तुमको समझा रहे हैं कि इसका हम एक्स वाई प्लेन का यूज करेंगे। तो कहाँ से आया है? तो क्वाड्रेंट से आया है। अब क्वाड्रेंट के बारे में हो गया है डिस्कस, तो कुछ हम बात करेंगे आगे। जैसे मान लो ये तो समझ में आ गया क्वाड्रेंट क्या होता है। ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ेंगे इसको, और वहाँ मज़ा भी आएगा। क्वाड्रेंट में देखो, अभी हम जो बताया है, क्वाड्रेंट में एक चीज़ हम इसको एक छोटे फॉर्म में लिखना चाहते हैं। जैसे छोटा फॉर्म में क्या लिखना है, इसको थोड़ा देख लीजिए भैया। छोटा फॉर्म में क्या लिखना, हम लिखना चाह रहे हैं इसको छोटे फॉर्म में ऐसे, ऐसे बोला लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमको काम है दिखाने से। एक एक्स है, यहाँ वाई है बाबू, यहाँ एक्स डैश है, यहाँ क्या है वाई डैश है, और ये आपका हो जाएगा ओरिजिन। जहाँ पे कट करता है एक्स वाई प्लेन वहाँ ओरिजिन होता है, बोला होता है। हम चाहते हैं 3 केस बनाना, तो छोटा छोटा बनाए। यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं, देख लेते हैं आप आ रहा है या नहीं। 100% आ रहा, थोड़ा हम इधर भी कर सकते हैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि 3 केस हम डेवलप करेंगे यहाँ पे। तो 3 केस यहाँ से यहाँ भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक केस यहाँ बनेंगे हम, दूसरा केस यहाँ बनेंगे हम, और तीसरा मेरे भाई यहाँ बनाएंगे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, डैश का मतलब वो डैश मत समझ लेना, ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये वाई है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, वाई डैश 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 सब डैश है। ये ओरिजिन है। क्या करें सर, तो तीनों एक ही जैसा बना दिए। देखो अब करता शुरू करते हैं इसको। ठीक, बहुत सारों को बोलता है केस 1 है, केस 2 है, केस 3। बोलने का तरीका बहुत है, बस आपको समझने का तरीका एक होगा, बोलने का तरीका बहुत है। कन्फर्म? पहला हम केस कहते हैं कि सर मान लो ये जो लाइन है ना, ये दोनों लाइन है, एक लाइन का इक्वेशन ये है, दूसरा लाइन का इक्वेशन है। हम कहते हैं सर कि दोनों लाइन का इक्वेशन है ना, पहला बार एक ऐसा हमने मान लिया, 3 कंडीशन बनेगा इसमें। एक मान ले एक लाइन का इक्वेशन ये रहा सर, दूसरा लाइन का इक्वेशन ये रहा। ठीक, अच्छा इसको हम L1 लाइन माना, अच्छा यहाँ किए हैं। इसको थोड़ा बोर्ड छोटा है तो हम L1 L2 से करते तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लो बेटा ये L1 है और ये L2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। एक बार मान लो सर ऐसे भागेगा वो लाइन, ये तेरा L1 हुआ, ये L2 हुआ। तीसरा जो केस है मेरे भाई, देखिए ध्यान से रखना, इसी पे ओवरलैप करेगा, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, तो मतलब लाइन L1 भी यहीं पे है और लाइन L2 भी यहीं पे। देखो 3 केस बनता है। 3 केस में क्या क्या बनता है, एक तो या तो भैया वो कट करेगा, फिर दो लाइन है तो 2 लाइन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। आप अगर इस मार्कर से समझें तो हम समझाना चाहेंगे ऐसे। देखो ये दोनों लाइन है, तो पहला केस ये बन सकता है कि ये दोनों ऐसे कट करे, ठीक। दूसरा पॉसिबल होता है कि ये दोनों ऐसे पैरेलल भागे, ऐसे दोनों पैरेलल भागेगा। और तीसरा क्या होगा, देखो ध्यान से, इसी के ऊपर ऐसे, इसी के ऊपर ऐसे ये चढ़ जाए। और कुछ कंडीशन हो सकता है इसके अलावा? इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं हो सकता, बस यही 3 ही कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन या तो इसको ऐसे कर दीजिए, दूसरा कंडीशन बॉस ऐसे कर दीजिए पैरेलल, ये कट करेगा, दूसरा पैरेलल जाएगा, और तीसरा एक के ऊपर एक जाएगा। बस यही 3 कंडीशन है, वही 3 कंडीशन हमने लिखा। एक कट करेगा, दूसरा पैरेलल जाएगा, और तीसरा एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगा। बोले सर ये क्यों बता रहे हैं? यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। बोले सर तो बताने में क्या है वो आप बताइए पहले। देखो
पहला कंडीशन ये कहता है कि पहला कंडीशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं पहले वो समझिए। अगर एक जगह कहीं कट रहा होगा बॉस, कोई दो लाइन एक जगह कट रहा होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं सर? सॉल्यूशन। सर नाम तो सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल सुना हुए होंगे। इसको बोलते हैं क्या? यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल पैरेलल कहीं भाग रहा है तो इसका होता है बॉस नो सॉल्यूशन। मतलब आपको सॉल्यूशन वहां मिलने वाला नहीं है, फालतू का वहां दिमाग खराब कर रहा है। यहां मिल जाएगा, एक और एकमात्र ही मिलेगा वहां। इसको मतलब होता है कि सर एक के ऊपर एक मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू मेनी सॉल्यूशन। टू मेनी सॉल्यूशन मतलब बहुत ज्यादा मिलेगा, टू मेनी सॉल्यूशन। या नहीं तो इसी को एक और कहा दिया जाता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सीधा सीधी बात करो ना। ठीक, इसमें एक मिलेगा, इसमें एक भी नहीं मिलेगा और इसमें बहुत ज्यादा मिलेगा। तीन कंडीशन है। मतलब बहुत अच्छी बात है सर, तीन कंडीशन रहने दीजिए। अब मेन जो पढ़ना है हमको, ये ठीक है ये तो अपना है, लेकिन मेन जो पढ़ना है वो मेन पढ़ना क्या है? मेन पढ़ना देखिए ये वाला कंडीशन है। ये तो ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इसको कहते हैं। अब मेन पढ़ना है इसे कि होगा क्या कि हम यूनिक सॉल्यूशन में जाएंगे। यही तो है इक्वेशन, यही दो इक्वेशन। अब वहाँ थोड़ी लिखा हुआ रहेगा कि सर ये लाइन हुआ है तो यूनिक है, नहीं है। आपको वहाँ ये दिया हुआ रहेगा पहचानने बोलेगा यूनिक है, ये दिया हुआ रहेगा पहचानना है कि नो है, नो सॉल्यूशन है। ये वाला दिया हुआ रहेगा पहचानना है कि टू मेनी सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। आपको पहचानना वहाँ दिया क्या रहेगा, ये वाला लिखना आपको। ये कंफर्म रहेंगे? कंफर्म है। चलिए भाई आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सर यूनिक सॉल्यूशन का कुछ कंडीशन लिखें। बोला सर क्या कंडीशन लिख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन का, होता क्या है सर वो थोड़ा दिखाइए। चलो आ जाए आगे। देखो ये दोनों को जब डिवाइड, ये ऐसा होता है जब आप यूनिक सॉल्यूशन लिखिएगा तो a1/a2 जो होता है बॉस, ये कभी भी बराबर b1/b2 के नहीं होगा। बोला सर a1/a2 b1/b2 कहाँ है? ये देखिए यहाँ है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसको बोलते हैं नॉट इक्वल, मतलब दोनों का जो वैल्यू वो कभी भी बराबर नहीं होगा। बोला कोई बात नहीं है सर, जब नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। कंफर्म? कंफर्म। लॉक कर दिया जाए, 100% लॉक किया जाए इसको। अब देखिए इसका क्या है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं। a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ध्यान रखिएगा दोस्त, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब ये दोनों का वैल्यू आप बराबर होगा, लेकिन c1/c2 का वैल्यू आपस में बराबर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़ना है इस पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन पे। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन बताइए। ये होगा बॉस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। देख लो बॉस, यही तीन कंडीशन है और यही तीन कंडीशन पूरा चैप्टर टिका हुआ है। यही तीन कंडीशन में पूरा चैप्टर टिका हुआ है ना? अब एक बार अच्छे से देखिए, है ना? थोड़ा एक बार हम साइड हो जाते हैं, उसके बाद आप अच्छे से देख सकते हैं कि क्या है। दिख रहा है? 100% दिख रहा है, कोई बात नहीं है। कंफर्म? बढ़ा जाए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे की ओर प्रस्थान किया जाए। अब क्या है होता है, देखो अब थोड़ा सीबीएसई स्मार्ट ब्रेन का यूज कर रहा है। बस सर वो स्मार्ट है क्या? इसी अब देखो इसमें ना घुमाएगा, तुमको घूमना नहीं है, हम बता दे रहे हैं, एकदम नहीं घूमना है। जो चीज़ हम पढ़ा दे रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। नहीं पूछेगा तो हमको अब बोलिए कि सर यहाँ से नहीं पूछे, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा, किस मार्क्स? 1 मार्क्स का MCQ। ग्राफ दे दे, इसका कंडीशन पूछ देगा। ये ग्राफ दे देगा, बोला सर इसका कंडीशन लिखिए। ये ग्राफ दे दे, कंडीशन पूछेगा। या नहीं तो क्या बोलेगा, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन लिखिए, नो सॉल्यूशन कंडीशन लिखिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन लिखिए, तो हो जाएगा। चाहे ये देखे ये पूछ ले, चाहे ये देखे ये पूछ ले। कंफर्म? कंफर्म।
कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, कोई परेशानी, कोई गिला शिकवा, कोई गिला शिकवा नहीं। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़िए सर, है ना, आगे बढ़ना ही है। नहीं बढ़िया कैसे होगा? चलिए, अब सीबीएसई कहता है नहीं सर बहुत हो गया, यूनिक सॉल्यूशन बहुत हो गया, नो सॉल्यूशन बहुत बहुत पढ़ लिए, इसको थोड़ा चेंज, है ना, दुनिया का दस्तूर ही चेंज मारना। चेंज करते हैं, बोले सर यूनिक सॉल्यूशन को क्या लिखा जा सकता है, एक और कुछ कह सकते हैं क्या सर? देखो दोस्त, इसको एक और कहते हैं इंडिपेंडेंट। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट, याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसका नो सॉल्यूशन का भी इंडिपेंडेंट, ध्यान रखिएगा दोस्त। ये क्या है? देखो, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर है तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट। पूछ देगा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ग्राफ बताइए, इंडिपेंडेंट लाइन का ग्राफ बताइए, इंडिपेंडेंट लाइन का सॉल्यूशन या फिर ग्राफ बताइए। ये दोनों को इंडिपेंडेंट बोला जाता है, इसको बोलता है डिपेंडेंट। पूछता सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं यहां से इस कि वो डिपेंडेंट है, उसे ग्राफ बताइए, डिपेंडेंट है उसको इक्वेशन लिख के दिखाए। क्वेश्चन यहां से पूछेगा भैया, यहां से ना पूछेगा। कंफर्म है ना? तो थोड़ा न्यू ट्रेंडिंग में ये सब आ रहा है, तो ट्रेंडिंग वाला चीज़ जानना जरूरी है आपको। इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं, डिपेंडेंट किसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। ये हो गया कंफर्म भाई। कोई दिक्कत है इसमें? बताओ, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। काहे का दिक्कत भैया? कि ये कौन चीज़ है, दो लाइन का इक्वेशन लिखें, ये लाइन का इक्वेशन, ये लाइन का इक्वेशन, तीन कंडीशन डेवलप हो रहा था, तीन कंडीशन लिख दिए, बस उस कंडीशन को जान गए भैया, ये होगा तो ये होगा, ये नॉट इक्वल टू होगा तो यूनिक होगा, पहला वाला इक्वल इधर नहीं इक्वल होगा तो ये होगा, इंडिपेंडेंट होगा, सब इक्वल हो जाएगा तो डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट होगा तो टू मैनी सॉल्यूशन होगा, इसको इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। हो गया भाई, ये हो गया। थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ जा रहा, नहीं तो अभी मजा आ जाता। इसका एग्जाम्पल हम कर लेते हैं ना, यहाँ कहीं, यहाँ दिख रहा है क्या इस जगह पे? इस वाले पोर्शन पे दिख रहा है क्या यहाँ तक? दिख रहा है। चलो दिख रहा है तो हम यहाँ करें, चलो करते हैं। अब मान लो एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है बॉस, पहला इक्वेशन मान लो दिया हुआ है कि हम अपने से दे रहे हैं 2x + 3y, 2x + 3y - 9 = 0। दूसरा इक्वेशन हमने लिया है 4x + 6y, 4x + 6y - 18 = 0। कंफर्म हो गया? ये आपका दो इक्वेशन दिया हुआ है, इस दो इक्वेशन में आपको बताना है कि सर ये किस तरीके के लाइन को, किस तरीके के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, अगर इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई का वैल्यू एकमात्र और एकमात्र ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। नो सॉल्यूशन का होगा मतलब इस तरीके का आएगा, टू मैनी सॉल्यूशन होगा या इस तरीके का आएगा, मतलब किस तरीके का इसका आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपसे बस जनरली इतना क्वेश्चन पूछा है कि इन विच सॉल्यूशन वी कंटेन्स दिस इक्वेशन या फिर दिस लीनियर इक्वेशन। आइए आगे। अब मेनली हम क्या करते हैं, देखो हम इसको कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर हम कर लें, इसको एक बार कंपैरिजन करके ही लिखेंगे तब तो मज़ा आएगा। इसको हम लिख लेते हैं एक बार। ये मेरा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है। तो 2x + 3y - 9 = 0। हमने क्या लिखा है बाबू? a1x लिख लो भैया, a1x + b1y + c1 = 0। पहला इक्वेशन हो गया। इसका मतलब है, यहाँ हम एक यहाँ दे देते हैं, इसका मतलब है बॉस इससे a1 का वैल्यू कितना होगा बाबू? देखो a1 का वैल्यू 2 होगा, b1 का वैल्यू कितना है? 3 होगा, c1 का वैल्यू कितना है? तो -9 होगा। ठीक है, दूसरा इक्वेशन भाई, ये
दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। फिर आप लिखिए a2x होगा प्लस b2y होगा प्लस c2 होगा। अब इसका थोड़ा कंपैरिजन करते हैं दोस्त। इसका देखो, इसका a2 जो होगा कितना होगा, 4 होगा, देखो ना ये 4 के हो बराबर है, 4 होगा। b2 जो होगा, इसका b2 जो होगा 6 होगा, और ये जो c2 होगा, इसका c2 कितना होगा, 18 माइनस 18, कन्फर्म। अब देखिए a1 आप अपने से करना है, कंपैरिजन करना है, बोला कंपैरिजन तो करना है। जैसे कंपैरिजन करेंगे हम करते हैं मेरे भाई a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अब देखते हैं आता क्या है। a1 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू कितना है, 4 है, इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना है, 3 है, b2 का वैल्यू कितना है दोस्त, 6 है, c1 का वैल्यू कितना है, -9 है, c2 का वैल्यू कितना है, -18 है। देखो ना, माइनस से माइनस गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, दिख रहा होगा, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2। देख रहे क्या आ रहा है, सारा का सारा वैल्यू आ रहा है 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। अब देखो तीनों का तीनों बराबर, तीनों का तीनों बराबर कहाँ है, यहाँ है, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तीनों का तीनों बराबर, तीनों का तीनों बराबर। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर टू मेनी सॉल्यूशन आएगा। बोला कैसे सर, देखिए ना, ये सारा का सारा वैल्यू सब बराबर आ जा रहा, सारा का सारा वैल्यू कहाँ बराबर होता है, इनफाइनाइट में। इसको क्या का नाम था, डिपेंडेंट सॉल्यूशन। याद रखिए, इसको डिपेंडेंट सॉल्यूशन के नाम से भी हम जानते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। तो फिर हम आज हम इतना ही में विदा लेंगे, थोड़ा टाइम हो गया है, और है ना, तो हम इसका और आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ तक तो आई थिंक हमको समझ में आ जाना चाहिए, बच्चे को भी समझ में आ जाना है क्या। और कोई दिक्कत है तो आप बिंदास, बेझिझक, क्या बोल सकते हैं आप, बिना डरे हुए, बिना थके हुए, बिना हारे हुए आप पूछ सकते हैं कि सर इसमें क्या दिक्कत है। जो भी दिक्कत है कमेंट कीजिए, है ना, उसका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो आज हम विदा लेते हैं इतना ही से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका एक थोड़ा सा और आगे है, किस तरीके का सॉल्यूशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वो, तो वो हम करेंगे। उसके बाद फिर बाय पुटिंग मेथड है, हाँ, एलिमिनेशन मेथड है, वो करेंगे, वो मतलब बता देंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, और आगे बढ़ते बढ़ते हम CBSE पैटर्न्स पे सीधा एंट्री मारेंगे और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सब अच्छा ही रहता है, ठीक ठाक रहता है, और आप आसानी से कर लीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इसमें कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से पूछा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए, सारा स्टूडेंट से फिर से एक बार दरख्वास्त है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक पहुँचाइए। और पहुँचने से कहीं ना कहीं आपका ही फ़ायदा होगा, है ना, और आने वाला जो भी हैं उनको भी फ़ायदा होने वाला है। तो ये 2 काम आप कर दीजिए मेरे लिए, और हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, बस यही 2 चीज़ मांग रहे हैं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, ताकि जो जिनका नहीं हो पा रहा है, या फिर वैसे बच्चे जो वंचित हो गए हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप यहाँ से भी वो समझ सकते हैं। इसमें से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और फिर हम बोल रहे हैं कि जैसे ही आपका ये होगा ख़त्म, हम तुरंत आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का और आपका JNU BHU का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम आता है 11th वाला, उसका भी तैयारी हम करेंगे, है ना, फर्दर। अभी तो खैर बोर्ड वाला जो है वो आप कर रहे हैं, तो इसका भी हम इसमें आएंगे, और उसका भी कोर्स YouTube पे सारा करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, कहीं ना कहीं आपको अंतिम पायदान तक हम फ़ायदा देंगे, और आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू स्टूडेंट्स।